बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आकाश अत्री है एंड दिस इज़ माय अकाउंट्स क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने रेशियो एनालिसिस का सेकंड लेक्चर। बेटा, इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैड ऑलरेडी स्टडीड व्हाट लिक्विडिटी रेशियोज़ आर। हमने देखा था कि लिक्विडिटी रेशियोज़ में एक तो करंट रेशियो आता है विच इज़ द रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, और दूसरा आता है हमारा क्विक रेशियो। अब आज हम इन्हीं दोनों रेशियोज़ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द सम्स दैट आर गिवन इन योर बुक्स। सो लेट अस गेट राइट इनटू इट। सबसे पहला इलस्ट्रेशन देखिए, ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। वो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 हमने पिछले ही लेक्चर में कर लिया था। कहते हैं कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें टोटल एसेट्स दिए हैं, फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं। अब बेटा टोटल एसेट्स में आता क्या है? टोटल एसेट्स में दो चीज़ आती हैं, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। अब आप ये बताओ कि चाहे ये फिक्स्ड एसेट हो चाहे नॉन करंट एसेट हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, ये दोनों ही क्या है? नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं। अगर हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट एसेट। करंट एसेट कैसे निकलेंगे? टोटल एसेट्स में से हम नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट एसेट्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन को थोड़ा घुमा के दे दिया है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हम टोटल एसेट्स में से ये दोनों नॉन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे करंट एसेट्स। फिर नेक्स्ट हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। इनने करंट लायबिलिटी नहीं दी। अरे तो भाई एक बात बताओ, टोटल लायबिलिटीज़ में कंपनीज की जो बैलेंस शीट बनती है उसमें टोटल लायबिलिटीज़ में आता क्या है? एक आता है शेयर होल्डर्स का फंड, एक आता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक आता है करंट लायबिलिटी। अब आपको शेयर होल्डर्स फंड्स दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी दे दिया, और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती हैं? टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट तो बराबर होते हैं। तो जब आपको तीन चीज़ें पता हैं 1 2 3, तो क्या ये नॉन करंट, ये करंट लायबिलिटी वाली चौथी चीज़ हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी तरह मैंने ये सॉल्यूशन आपके लिए पहले से थोड़ा सा बना के रखा हुआ है। आओ इसे देखें। करंट एसेट्स कैसे निकलेंगे इस क्वेश्चन में? हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे, और नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से दिए हैं? एक फिक्स्ड एसेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आओ, टोटल एसेट्स दिए हैं हमें 8 लाख रुपीज़ के, इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड एसेट्स 5,40,000, और एक हम माइनस करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,10,000। तो हमें मिल जाएंगे अपने करंट एसेट्स विच विल बी ₹1,50,000 रुपीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ कैसे निकलेंगी? हम सारी लायबिलिटीज़ में से करंट लायबिलिटीज़ को छोड़ के अगर बाकी चीज़ें हटा देंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएंगी। अब टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट तो बराबर ही होते हैं। टोटल लायबिलिटीज़ विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। मैंने देखो यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है आपके लिए, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8 लाख रुपीज़। और आपको शेयर होल्डर्स फंड्स भी दिए हुए हैं, तो टोटल लायबिलिटीज़ विल बी टोटल एसेट्स के बराबर। इसमें से शेयर होल्डर्स का पैसा 6 लाख रुपए और नॉन करंट लायबिलिटीज़ 80,000 रुपीज़। तो हमें करंट लायबिलिटीज़ मिली ₹1,20,000। अब करंट रेशियो कैसे निकलता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स हमने निकाले 1,50,000 और करंट लायबिलिटीज़ हैं 1,20,000, तो हमारा करंट रेशियो आ गया 1.25:1। तो ये एक तरीके का सवाल आता है बेटा आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालने होते हैं। ऑल राइट, अब हम लोग अपने अगले इलस्ट्रेशन पे बढ़ रहे हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये बड़े ही अच्छे तरीके के इलस्ट्रेशन है, आइए पढ़ते हैं। द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इम्प्रूव, रिड्यूस
और नॉट ऑल्टर द करंट रेशियो। अब बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था कि करंट रेशियो के लिए रूल चलता है हायर द बेटर। करंट रेशियो के लिए रूल चलता है हायर द बेटर। ये मतलब अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतना बेहतर है। तो करंट रेशियो इंप्रूव कब होगा? जब करंट रेशियो बढ़ेगा। रिड्यूस कब होगा? जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे। और नॉट ऑल्टर जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो अब हम लोग पहला केस देखते हैं, पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। बेटा इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हम लोग कुछ अज्यूम कर लें कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रहा होगा। लेट अस से कि हमारे करंट एसेट 2 लाख के थे और हमारी करंट लायबिलिटीज 1 लाख की थी। अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें तो क्या करंट रेशियो 2:1 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या हम कुछ और भी अज्यूम कर सकते हैं? हाँ बेटा, आप जो चाहे अज्यूम कर सकते हैं। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि करंट एसेट 4 लाख हैं और करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख हैं, उससे भी ये रेशियो बन जाएगा 2:1। लेकिन मैंने अपने एग्जाम्पल में आसानी के लिए ये मान लिया कि लेट्स से कि करंट एसेट्स आर 2 लाख एंड करंट लायबिलिटीज़ आर 1 लाख, जिससे कि हमारा करंट रेशियो बन रहा है 2:1। देखो साफ साफ लिखा है, लेट अस अज्यूम दैट करंट एसेट्स आर 2 लाख, करंट लायबिलिटीज आर 1 लाख, सच दैट करंट रेशियो इज 2:1। बेटा मैंने ऐसे ही मान लिया ये। क्या आप कुछ और भी मान सकते थे? यस, यू कुड हैव अज्यूम्ड 4 लाख और 2 लाख। आप कह सकते थे 6 लाख 3 लाख, जिससे भी रेशियो 2:1 बनता, आप वो फिगर्स यहां पर मान सकते थे। अब ए पार्ट में वो कहते हैं रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। आपने मान लीजिए करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट किया तो करंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा? इसमें अब हम एक और बात अज्यूम करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि हमने करंट लायबिलिटी का कोई पर्टिकुलर अमाउंट पे कर दिया। लेट्स से हमने करंट लायबिलिटी पे कर दी 50,000 की। सपोज अ करंट लायबिलिटी ऑफ ₹50,000 इज पेड। अब जरा ये बताओ कि करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? तुम कहोगे कि भाई पहले 2 लाख माने थे, अब 50,000 की अगर करंट लायबिलिटी पे कर दी तो करंट एसेट्स कितने बचेंगे हमारे पास? 1,50,000 बचेंगे। भाई करंट लायबिलिटी पे किस में होगी? कैश में। तो करंट एसेट्स कम हो गए। और जब करंट लायबिलिटी आपने पे करी, कितने की पे करी? 50,000, तो करंट लायबिलिटी तो कम हो ही गई। ये कितने की बची? ये बची 50,000 की। अब मुझे ये बताओ कि आपका नया करंट रेशियो कितना आएगा? 1,50,000 अपॉन 50,000, यानी कि 3:1। बताओ करंट रेशियो इंप्रूव हुआ या रिड्यूस हो गया? साफ साफ दिख रहा है कि करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड। हमारा करंट रेशियो इंप्रूव हो गया इफ वी पे सम करंट लायबिलिटीज। क्या ये समझ में आई बात? यस, हमने बेटा बहुत सारी चीजें अज्यूम करके इस क्वेश्चन में दिखा दिया कि अगर करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट किया जाएगा तो करंट रेशियो हमेशा इंप्रूव होगा। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में था परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो 2 चीज़ें इफेक्ट होंगी। एक तो आपके पास क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री से क्या होगा? करंट एसेट बढ़ जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। भाई आपने उधार पे गुड्स खरीदे हैं तो क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर। और क्रेडिटर के बढ़ने से क्या होगा? करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक तरफ करंट एसेट बढ़ रहा है, एक तरफ करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम फिर से क्या कर सकते हैं? हम फिर से अज्यूम कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए हमने देखिए मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है, 40,000 रुपीज़ के हमने गुड्स उधार पे खरीद लिए। 40,000 की जगह मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ, चलिए 40,000 ही लिख देते हैं। 40,000 रुपीज़ के गुड्स उधार पे खरीदे। अब एक बात बताओ, नए करंट एसेट कितने हो जाएंगे? 2 लाख पहले से थे, 40,000 रुपये की इन्वेंट्री और आ गई, तो अब हमारा ये नए करंट एसेट्स हो गए 2,40,000 रुपीज़ के। अब न्यू करंट लायबिलिटीज़ कितनी हो गई? पहले करंट लायबिलिटी थी 1 लाख, अब 40,000 रुपये की करंट लायबिलिटी और आ गई, तो ये कितना हो गया? ये करंट लायबिलिटी हो गई ₹1,40,000 की। करंट रेशियो हो गया 2,40,000 अपॉन 1,40,000। और बेटा ये रेशियो जो है ये रिड्यूस हो गया है। क्या हो गया है?
रिड्यूस हो गया। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि करंट रेशियो रिड्यूस हो गया है आपका। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं थर्ड पार्ट में कि सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रुपीज 4,000, इसकी बुक वैल्यू 5,000 थी। मतलब आपने एक ऑफिस इक्विपमेंट लॉस पे बेच दिया। अब ऑफिस इक्विपमेंट किस टाइप का एसेट होता है? ये होता है एक फिक्स्ड एसेट। तो आपका फिक्स्ड एसेट जो है ये कम हो रहा है, ठीक है, और आपने जब इसे बेचा तो कैश आया होगा आपके पास, तो करंट एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, अगर हम ओवरऑल करंट रेशियो के नज़रिए से देखें तो करंट एसेट बढ़ रहा है पर करंट लायबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क ही नहीं है। इन दिस केस करंट एसेट्स यानी कि जो न्यूमरेटर है वो बढ़ रहा है, पर करंट लायबिलिटीज़ जो कि डिनोमिनेटर हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर पर कोई फ़र्क नहीं है, तो करंट रेशियो विल इम्प्रूव, हमारा रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। ये वाला सी जो पर्टिकुलर केस है इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं। दिक्कत की बात क्यों नहीं है? हमें अपना कुछ भी सपोज क्यों नहीं करना पड़ा, लेट क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि बेटा इस केस में साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर पे कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसे अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे अपना जवाब दे सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं अपने डी वाले पार्ट पे। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000 कॉस्ट ₹10,000। वो कह रहे हैं कि कुछ गुड्स थे, इनकी कॉस्ट थी 10,000, इसे हमने 11,000 में बेच दिया। अब एक बात बताओ, जब आपने गुड्स बेचे तो आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, लेकिन जब आपने कैश लिया, ये कैश लिया आपने, तो कैश कितने से बढ़ा? 11,000 से। ओवरऑल आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब आप गुड्स को कैश पे बेचेंगे तो आपका कैश 11,000 से बढ़ेगा और इन्वेंट्री आपकी 10,000 से कम होगी, तो करंट एसेट्स विल इंक्रीज बाय ₹1,000। ओवरऑल करंट एसेट्स में 1,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूमरेटर बढ़ रहा है पर करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं है, इसलिए बेटा हमारा करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। करके देख लेते हैं। न्यू करंट एसेट्स पहले थे, हमने 2 लाख रुपए के माने थे। अब 10,000 रुपये की इन्वेंट्री बाहर जा रही है और 11,000 रुपये जो है हमारे पास कैश में आ रहा है। इससे क्या होगा? करंट एसेट्स हो जाएंगे हमारे पास 2,01,000 रुपये के। करंट लायबिलिटीज पर कोई फर्क ही नहीं है, करंट लायबिलिटीज उतने की उतनी है, 1 लाख की 1 लाख। न्यू करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 2,01,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 2.01:1, यानी हम कह सकते हैं कि करंट रेशियो विल इम्प्रूव। हम यहाँ लिख देंगे कि करंट रेशियो विल इम्प्रूव। लीजिए, ये भी हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड लास्ट पॉइंट पर, विच इज़ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जब डिवेंचर्स का रिडेम्पशन होता है तब क्या करते हैं? बेटा ये बड़ा ही खास पॉइंट है इस सवाल का। खास पॉइंट इसलिए है क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि वैसे तो डिबेंचर्स आम तौर पर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इसलिए वो क्या माने जाते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी माने जाते हैं। लेकिन डिबेंचर्स को जस्ट बिफोर रिडेम्पशन, जब हमें पता होता है कि डिबेंचर्स को रिडीम करना है इस साल, तो जस्ट बिफोर रिडेम्पशन हम डिबेंचर्स को करंट लायबिलिटीज़ के अंदर दिखाते हैं, अंडर द सब हेड ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज़। भाई जब हमें पता है कि इस साल हमें डिबेंचर्स का पैसा वापस करना है, तो उस समय हम डिबेंचर्स को कहाँ दिखाते हैं? अदर करंट लायबिलिटीज़ के हेड में दिखाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ई वाले पॉइंट में मैंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया है। मैंने एक्सप्लेन किया कि डिबेंचर्स रिडीमेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो डिबेंचर्स इस साल वापस करने हैं, आर इंक्लूडेड इन अदर करंट लायबिलिटीज अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी नॉन करंट लायबिलिटी कम होगी या करंट लायबिलिटी कम होगी? बेटा जवाब है कि करंट लायबिलिटी कम होगी। ये देखो,
सपोज डिवेंचर्स ऑफ 20,000 आर रिडीम्ड दिस ईयर, तो न्यू करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2 लाख के करंट एसेट्स में से 20,000 हटा दो, ये कैश गया होगा, तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 1,80,000। और करंट लायबिलिटीज जो कि पहले 1 लाख की हमने मानी थी, इसमें से अगर 20,000 के डिवेंचर गए तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी 80,000 की, और हमारा नया करंट रेशियो होगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000, यानी कि 18/8, 9/4, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 2.25:1, और हम कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट आर करंट रेशियो विल इम्प्रूव। पहले करंट रेशियो क्या था? 2:1, अब करंट रेशियो क्या हो गया है? 2.25:1। तो अगर आप कोई डिवेंचर्स रिडीम करते हैं तो उससे करंट लायबिलिटी पे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि रिडेम्पशन से जस्ट पहले डिवेंचर्स दिखाए जाते हैं एज करंट लायबिलिटी। चलिए, ये बात भी क्लियर हो गई। इसी के साथ ये हमारा एग्जाम्पल खत्म। ये खास तरीके के क्वेश्चंस हैं बेटा। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो भी करंट रेशियो हमें दिया होता है उसके हिसाब से हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के फिगर को अज्यूम कर लेते हैं। इससे हमें सवाल समझने में और सॉल्व करने में, एक्सप्लेनेशन देने में आसानी हो जाती है। ठीक, अगर ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगला एग्जाम्पल फिर ऐसा ही मैंने लिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ये कभी कभी दिक्कत दे जाती है चीज़ बच्चों को। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, करंट रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 2.5:1। अब फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, बताओ हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को क्या मान सकते हैं? क्या हम ऐसे मान लें कि करंट लायबिलिटी है 2,50,000 और करंट एसेट है 2,50,000 और करंट लायबिलिटी है 1 लाख? अगर हम ऐसा मानेंगे तो क्या करंट रेशियो 2.5:1 दिखेगा? जी बिल्कुल। नाउ स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। देखो आप, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। हम इस बार क्या अज्यूम कर लेंगे? इस बार अज्यूम कर लेंगे कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी 2,50,000 और 1 लाख है, इससे की रेशियो 2.5:1 है। मैंने लिखा भी हुआ है, लेट अस अज्यूम दैट करंट एसेट्स आर 2,50,000, करंट लायबिलिटीज आर 1 लाख, सच दैट करंट रेशियो इज 2.5:1। आओ अब देखते हैं हम लोग पहला पार्ट। कहते हैं इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स वॉज अ बिल्स पेबल विच वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी। एक हमारा बिल पेबल था जिसका पेमेंट कर दिया। अगर आपने बिल पेबल का पेमेंट किया बेटा, तो एक तरफ आपके करंट एसेट कम हो जाएंगे और दूसरे तरफ आपकी करंट लायबिलिटी कम हो जाएंगी। बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज विल रिड्यूस। तो हम लोग क्या करें, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बिल पेबल का हमने कितना अमाउंट पे किया होगा। आओ देखें, लेट द अमाउंट ऑफ बिल पेड बी 20,000। मान लेते हैं कि हमने 20,000 रुपए का बिल पे कर दिया। अब बताओ नए करंट एसेट कितने होंगे? देखो 2,50,000 के करंट एसेट हमने माने, इसमें से 20,000 आपने कैश पे कर दिया, तो आपके नए करंट एसेट्स कितने हो गए? 2,30,000। फिर करंट लायबिलिटी कितने की थी? 1 लाख की। आपने 1 लाख में से 20,000 माइनस किया, तो आपके पास करंट लायबिलिटी अब कितनी बची? 80,000। जब आप नया करंट रेशियो निकालेंगे तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये जाहिर सी बात है 2.5:1 से ज़्यादा आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं करंट रेशियो विल इम्प्रूव। इसका कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप कर सकते हैं। ये मेरे पास वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली करंट रेशियो हमारा इम्प्रूव होता नज़र आएगा। ओके, सो लेट अस नाउ गो टू द अदर पार्ट। देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स थे 40,000 के, ये डेटर्स से हमें पैसा मिल गया। बेटा एक बात बताओ, जब आपको किसी डेटर ने पेमेंट कर दिया तो एक तरफ आपका एक करंट एसेट बढ़ जाएगा। कौन सा करंट एसेट बढ़ जाएगा? कैश विल इंप्रूव। और दूसरी तरफ जो दूसरा करंट एसेट है जिसका नाम है डेटर, वो कम हो जाएगा। एक करंट एसेट बढ़ रहा है, दूसरा करंट एसेट कम हो रहा है। करंट एसेट पे तो कोई प्रभाव है ही नहीं, ना करंट एसेट पे कोई प्रभाव है, ना करंट लायबिलिटी पे कोई प्रभाव है। तो सेकंड केस में
हमारा करंट रेशियो चेंज होगा ही नहीं। आओ देखें हमने कैसे लिखा है। नो इफेक्ट ऑन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। जब हमें मनी रिसीव होता है डेटर से, एक करंट एसेट बढ़ रहा है, एक करंट एसेट कम हो रहा है, तो करंट एसेट पे भी कोई प्रभाव नहीं, करंट लायबिलिटी पे भी कोई प्रभाव नहीं, तो करंट रेशियो के लिए हम लिख सकते हैं इट विल नॉट चेंज। करंट रेशियो इससे चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, कहते हैं कंपनी परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹45,000। तो फर्नीचर क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है, ये बढ़ रहा है। एंड द वेंडर वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा और पेमेंट कर दिया उसे शेयर से। तो बेटा शेयर्स अगर इशू करें तो क्या बढ़ जाएगी? शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। अब थर्ड केस में आप देखिए, ना ही करंट एसेट पे कोई प्रभाव पड़ा, ना ही करंट लायबिलिटीज पे, तो हम यहां लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑन करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, देयरफॉर करंट रेशियो विल नॉट चेंज। भाई इस ट्रांजैक्शन से ना करंट एसेट प्रभावित हो रहे हैं, ना ही करंट लायबिलिटीज प्रभावित हो रही हैं। इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑन द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर, देन करंट रेशियो विल नॉट चेंज। अब आते हैं, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं यहां पे वरना बड़ी घिचपिच लग रही है। आइए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला पार्ट। अगले पार्ट में हमसे कहते हैं, वही फोर्थ पार्ट है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटा ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ऊपर कि अगर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है तो हम क्या करेंगे। एक बार फिर कर लेते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा। मैंने आपको बताया था कि रिडेम्पशन से पहले डिबेंचर्स जो हैं करंट लायबिलिटीज़ में दिख रहे होते हैं। हालांकि आमतौर पे डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी हैं, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम उन्हें करंट लायबिलिटीज़ में दिखाया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपने 20,000 रुपये के डिबेंचर्स हटा दिए तो नए करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? 2,50,000 माइनस 20,000 यानी कि 2,30,000। और नई करंट लायबिलिटीज़ पहले 1,00,000 की थी, अब 20,000 रुपये के डिबेंचर्स हटा दिए तो कितने बचे? 80,000। नया करंट रेशियो होगा 2,30,000 डिवाइडेड बाय 80,000 एंड डेफिनेटली करंट रेशियो विल इम्प्रूव। करंट रेशियो हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। अब वी कैन गो टू आवर फिफ्थ पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000 अगेंस्ट चेक। आपने गुड्स खरीदे और चेक से पेमेंट कर दिया। एक बात बताओ, एक करंट एसेट है इन्वेंट्री। ये करंट एसेट गुड्स खरीदने पर बढ़ रहा है, और दूसरा जो करंट एसेट है बैंक, जब आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक में से पैसा कम हो गया। जब एक करंट एसेट बढ़ रहा है, एक करंट एसेट कम हो रहा है, वो भी सेम अमाउंट से, तो करंट एसेट पे तो कोई प्रभाव है ही नहीं। इन द फिफ्थ केस करंट एसेट्स आर नॉट अफेक्टेड, नीदर करंट लायबिलिटीज आर अफेक्टेड। तो फिफ्थ केस में हमारे करंट रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो मैंने लिखा है नो इफेक्ट ऑन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो विल नॉट चेंज। करंट रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 6। एंड बेटा मुझे ये पर्सनली पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है, परचेज ऑफ लूज टूल्स ऑफ फॉर ₹10,000 अगेंस्ट अ चेक। बेटा वैसे तो लूज टूल्स इन्वेंट्री में आते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि लूज टूल्स को करंट एसेट में नहीं लिया जाता। इन द वैसे तो लिया जाएगा, बट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो हम लूज टूल्स को करंट एसेट्स में नहीं लेते, राइट? वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय लूज टूल्स को करंट एसेट्स में नहीं लिया जाता। अब एक बात देखो, जब आपने लूज टूल्स खरीदे तो बैंक में जो पैसा रखा था, चेक दिया है आपने, तो आपके करंट एसेट जो है वो कम हो गए, पर बाकी और लूज टूल्स को हम करंट एसेट्स में लेते नहीं है। तो एक तरफ करंट एसेट्स कम हो रहे हैं पर करंट एसेट्स बढ़ नहीं रहे। इससे ओवरऑल क्या होगा? योर करंट एसेट्स विल रिड्यूस। ये देखो मैंने यहां लिख के बताया, लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स इन द कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, देयरफॉर इफ लूज टूल्स आर परचेज्ड देन करंट एसेट्स विल रिड्यूस while there is no effect on current liabilities। अब मुझे बताओ, आपका न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं है,
तो करंट रेशियो विल डिक्रीज, या हमें लिखना चाहिए जो हमें वर्ड दिया गया है अपने क्वेश्चन में, करंट रेशियो विल रिड्यूस, करंट रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज पे फर्क नहीं है, करंट रेशियो विल डेफिनेटली रिड्यूस। अब हम आते हैं अपने 7th पॉइंट पर। हमारा 7th पॉइंट कहता है, ये भी मुझे अच्छा लगता है पॉइंट, एंड दिस इज अ पास्ट अपीयर्ड क्वेश्चन फॉर ISC। ये कहते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ना, कहते हैं बिल रिसीवेबल ऑफ 2000 एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर इज डिसऑनर्ड। हमने क्रेडिटर को एक बिल एंडोर्स कर दिया था, अब वो बिल डिसऑनर हो गया है। जब बेटा बिल डिसऑनर होता है तो क्या करेंगे, हम अपने डेटर को बढ़ा लेंगे। हम कहेंगे डेटर हमें तुमसे 2000 रुपये लेने हैं, और दूसरी तरफ अब हमें क्रेडिटर को 2000 रुपये देने भी हैं, तो दूसरी तरफ हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो जिसने बिल दिया था जिस डेटर ने, उससे अब हमें 2000 रुपये लेने हैं, और जिस क्रेडिटर को हमने बिल दे रखा था, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया इसलिए वी हैव टू पे हिम 2000। तो एक तरफ करंट एसेट बढ़ गया, एक तरफ करंट लायबिलिटी बढ़ गई। कितने अमाउंट से? 2000 के अमाउंट से। आओ देखें, ये बताओ कि हमने करंट एसेट कितने माने हुए थे? 2,50,000। अब करंट एसेट 2000 रुपये से बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2,52,000 रुपीज़। और करंट लायबिलिटी पहले 1 लाख रुपए की थी, अब 2000 रुपये से बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 1,02,000 रुपीज़। न्यू करंट रेशियो कितना हो जाएगा? 2,52,000 डिवाइडेड बाय 1,02,000। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे दैट करंट रेशियो विल डेफिनेटली रिड्यूस। हमारा करंट रेशियो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.47:1। ऑल राइट, अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। हमारा लास्ट पार्ट है कि ₹8,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑफ ₹8,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आपको डेटर्स से लेने थे 8,500 रुपये, पर आपने लिए 8,000 रुपये, तो करंट एसेट आपका बढ़ा 8,000 से। ये किससे बढ़ा? कैश। और करंट एसेट्स आपके कम हो गए 8,500 से। ये क्या कम हुआ? डेटर्स से। ओवरऑल आपके करंट एसेट्स जो है वो 500 रुपीज़ से कम हो गए, क्योंकि डेटर्स कितने के खत्म हुए? 8,500। कैश कितना आया? 8,000। तो करंट एसेट्स कितने से कम हो गए? 500 रुपये से कम हो गए। अब करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं है, तो अल्टीमेटली करंट रेशियो विल रिड्यूस। हमारा करंट रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, करंट एसेट्स विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹500 and there is no effect on current liability, therefore current ratio will reduce। तो इस तरीके से ये सवालों को किया जाता है। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करके चलना बेटा, अगर एग्जाम्स में आ जाए तो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, एंड वी आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं बेटा, बहुत छोटे छोटे सवाल आएंगे। आओ देखते हैं। कहते हैं करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 3,50,000, करंट रेशियो इज 3:1 एंड एसेट टेस्ट रेशियो इज 1.75:1। तो हमें करंट रेशियो दिया है, हमें एसेट टेस्ट रेशियो दिया, और हमसे कहा गया है कि करंट एसेट्स निकालो, लिक्विड एसेट्स निकालो, और इन्वेंट्री बताओ कितने की थी। बेटा ये जो सवाल हैं ये बड़े सिंपल हैं, और मैं तो कहता हूँ अकाउंट्स के नहीं, ये मैथ्स के सवाल ज़्यादा हैं। हमें कहा गया कि करंट रेशियो 3:1 है। अब करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमें पता नहीं, पर क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटी दी हुई है। कितनी? 3,50,000। क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ भाई, ऐसा करो कि इस 3,50,000 को उधर ले जाओ 3 के साथ, तो करंट एसेट कितने हो जाएंगे? 3,50,000 इंटू 3, यानी कि करंट एसेट्स विल बी 10,50,000 रुपीज़। ये तो बड़ा ही आसान था, पहला सवाल पहला तो हो भी गया हमारा। अब उनने हमसे कहा है कि लिक्विड एसेट्स बताओ। भाई लिक्विड रेशियो क्या दिया है तुम्हें? एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दिया हुआ है 1.75:1। लिक्विड रेशियो निकलता कैसे है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट तुम्हें नहीं पता, पर करंट लायबिलिटी तो तुम्हें पता है। करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है? 3,50,000
इज इक्वल टू 1.75/1। क्या इसे भी हम ऊपर वाले सवाल की तरह सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। लिक्विड एसिड्स विल बी 3,50,000 इंटू 1.75 यानी कि ₹6,12,500। आपको लिक्विड एसिड भी मिल गए, करंट एसिड भी मिल गए। अब आपसे कहा गया है कि इन्वेंट्री बताओ। भाई अगर हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस की कोई जानकारी नहीं है तो हम क्या माने कि करंट एसिड और लिक्विड एसिड के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या रहा होगा? दैट विल बी आर इन्वेंट्रीज। यही हमारी इन्वेंट्री रही होगी। तो बहुत आसान है भाई, आपको करंट एसिड्स पता है 10,50,000, आपको लिक्विड एसिड्स पता है 6,12,500। एक्सक्यूज मी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितनी आ गई? 4,37,500 रुपीज। था ना छोटा सवाल? छोटा और बड़ा ही अच्छा सवाल था ये। आओ हम जल्दी से इसी तरह अब छोटे छोटे सवाल करते चले जाएं। हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा ही है। कहते हैं वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 30,000। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में वर्किंग कैपिटल का मतलब बताया था। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 30,000। फिर आपसे कहते हैं कि अगर बताओ करंट रेशियो 2.5:1 है तो करंट एसेट कितने, करंट लायबिलिटी कितनी, एसिड टेस्ट रेशियो कितने, अज्यूमिंग इन्वेंट्री इज 26,000। तो कई थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे दी और आपसे कहा है कि मिसिंग फिगर्स निकाल के दिखाओ कि मिसिंग फिगर्स ये वाले क्या क्या होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। शुरू करेंगे हम वर्किंग कैपिटल से कि वर्किंग कैपिटल 30,000 है। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये कितना दिया हुआ है आपको? 30,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या अब मैं करंट एसेट्स के लिए एक फॉर्मूला बना सकता हूँ? हाँ, करंट एसेट्स जो होंगे वो करंट लायबिलिटीज़ को इधर हम यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस होके दिखेंगी। करंट एसेट्स विल बी 30,000 प्लस करंट लायबिलिटीज़। लेट दिस बी इक्वेशन 1। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी चीज हमें दी हुई है करंट रेशियो इज 2.5:1। तो करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हमें कितना दिया हुआ है? 2.5:1। तो करंट रेशियो, करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास? करंट एसेट्स की जगह हम लिख लेते हैं 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी तो है ही। करंट एसेट्स की जगह हमने क्या लिख लिया? 30,000 अपॉन करंट लायबिलिटी। ये क्या हमने यूज़ किया? यूजिंग इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने करंट एसेट्स की जगह ये लिख लिया और करंट लायबिलिटी तो ऐसे की ऐसी। अब करंट रेशियो कितना दिया है? 2.5:1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आएगा 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी। अब 30,000 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 30,000 इज इक्वल टू, ये 2.5 में से 1 करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आएगा 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ₹20,000। अगर करंट लायबिलिटी 20,000 है तो बताओ करंट एसेट्स कितने होंगे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का क्या संबंध है? करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस 30,000 यानी कि 20,000 की करंट लायबिलिटीज, ये मैंने गलत थोड़ा लिख दिया, 20,000 की करंट लायबिलिटी, 30,000 का ऊपर और ऐड करना है तो करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? ₹50,000। ये हमारे पास आ गए करंट एसेट। देखो उनने हमसे कहा था करंट एसेट्स निकालो, निकाल दिए हमने। करंट लायबिलिटीज निकालने को कहा, ये भी निकाल दी। अब वो हमसे कह रहे हैं कि एसिड टेस्ट रेशियो निकालो। एसिड टेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमें लिक्विड एसिड्स चाहिए होते हैं। लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए हम करंट एसिड्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। देखो जरा क्वेश्चन में इन्वेंट्री दी हुई है, यस इन्वेंट्री दी हुई है 26,000 रुपीज़ की। तो करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे हम इन्वेंट्री,
ये मैं ज़ीरो गलत लगा गया, करंट एसेट्स में से माइनस कर दी हमने इन्वेंट्री, तो हमारे लिक्विड एसेट्स आ गए 24,000 रुपीज़ के। अब जब लिक्विड एसेट्स आ गए हैं तो लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो निकालने में क्या ही दिक्कत है। ये कैसे निकलते हैं, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स दिए हैं हमें 24,000 अभी निकाले हमने, और करंट लायबिलिटी हमने निकाली 20,000, तो लिक्विड रेशियो कितना हो जाएगा 1.2:1। ये आ गया हमारा लिक्विड रेशियो। समझ में आ गया है? बिल्कुल। अगर नहीं आया है तो रिवाइंड करके देख लो फिर से, आपके पास ये ऑप्शन है। ऑल राइट, वी विल गो अहेड नाउ। अब हम करेंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये देखो, कहते हैं अ फर्म हैज़ अ करंट रेशियो ऑफ 4.4:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 2.5:1। कहते हैं अज्यूमिंग इन्वेंट्री इज 22,500, फाइंड टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटीज। हमें क्या क्या निकालना है, हमें टोटल करंट एसेट्स निकालने, टोटल करंट लायबिलिटीज निकालनी। एक काम करते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये कितना दिया है 4/1। तो हम क्या कह सकते हैं कि करंट एसेट विल बी 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी। इसी तरह लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5/1, तो लिक्विड एसेट कितने हो जाएंगे 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी। हमें करंट एसेट और करंट लिक्विड एसेट दोनों करंट लायबिलिटी के टर्म्स में मिल गए। अब बेटा करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच में जो अंतर होगा वो हम क्या मानेंगे कि वो होगा इन्वेंट्री। नाउ इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री दी है 22,500, करंट एसेट की जगह हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट की जगह हम लिख सकते हैं 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 22,500, और इसको सॉल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएंगी हमारी ₹15,000। ठीक, अब करंट लायबिलिटी 15,000 आ गई, करंट एसेट कितने हैं 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी, तो 4 × 15,000 हमारे करंट एसेट्स आ जाएंगे ₹60,000 के। लो भाई, हमसे 2 चीज़ें मांगी गई थी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, हमने दोनों निकाल के दिखा दी। ठीक, नाउ वी आर कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से इलस्ट्रेशंस होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कहते हैं द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। हमें दिख रहा है 6 लाख इस टू 4 लाख कितना होता है 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। फर्म के अकाउंटेंट का मन है कि 2:1 रखेंगे हम करंट रेशियो, और वो ऐसा कैसे करेगा, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। वो चाहता है कि हम थोड़ी सी करंट लायबिलिटी पे कर दें ताकि हमारा करंट रेशियो अभी 1.5:1 से कहाँ पहुँच जाए 2:1 पहुँच जाए। अब वो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड so that current ratio at the level of 2:1 may be maintained। वो कह रहे हैं कि आखिर इस अकाउंटेंट को कितनी करंट लायबिलिटीज पे करानी होंगी ताकि हमारा रेशियो 1.5:1 से 2:1 पहुंच जाए। तो ये सवाल बड़ा ही सिंपल होता है बेटा। ऐसे सवाल में हमें जो चीज़ नहीं दी है हम उसे x मान लेंगे। हम मान लेंगे कि जो करंट लायबिलिटी हमें पे करनी है उसे x ले लो। लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज टू बी पेड बी x। अब एक बात बताओ, जब आप करंट लायबिलिटी पे करोगे तो करंट एसेट भी कम हो जाएंगे, कितने से कम हो जाएंगे x अमाउंट से, और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएंगी, कितने से कम हो जाएंगी x अमाउंट से कम हो जाएंगी। तो न्यू करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे 6 लाख माइनस x, क्योंकि आपने कैश पे किया। न्यू करंट लायबिलिटी कितने हो जाएंगी 4 लाख माइनस x, क्योंकि करंट लायबिलिटी कम हो गई पेमेंट करने से। अब नया करंट रेशियो कितना दिया है, कितना होना चाहिए 2:1। न्यू करंट रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू करंट एसेट अपॉन न्यू करंट लायबिलिटी। न्यू करंट एसेट्स कितने हैं 6 लाख माइनस x, और न्यू करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख माइनस x, और ये कितना होना चाहिए 2:1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी।
सॉल्व करते हैं साहब, 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 में तो ये हो जाएगा 8 लाख माइनस 2x। अब इसे सॉल्व कर लो, इस 2x को हम इस साइड ले जाते हैं दूसरी साइड, तो ये 2x माइनस एक्स और इस 6 लाख को इस साइड ले जाते हैं, इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6 लाख। ये लो x की वैल्यू आ गई। हमें कितनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी? हमें 2 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी ताकि हमारा रेशियो 2:1 हो जाए। x की वैल्यू निकल आई, देयरफॉर करंट लायबिलिटीज टू बी पेड इज इक्वल टू ₹2 लाख। आप 2 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करोगे तो आपको अपना डिजायर्ड रेशियो मिल जाएगा। मैं तो कहता हूं आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर। बताओ अगर 6 लाख में से 4 लाख रुपए इसकी करंट लायबिलिटीज में से 2 लाख रुपीस पे कर दिए तो कितने की लायबिलिटी बची? 2 लाख की। और करंट एसेट कितने के बचे? 4 लाख के। देखो रेशियो इन दोनों का कितना है? इन दोनों का रेशियो है 2:1। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये हमारे दिन का आज लास्ट इलस्ट्रेशन होगा, इसके बाद यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बेटा। तो देखते हैं, अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹2 लाख। फर्म के पास पहले 2 लाख रुपए के करंट एसेट थे। इट देन पेड अ करंट लायबिलिटी ऑफ 40,000। बेटा एक बात बताओ, आपके पास 2 लाख रुपए के करंट एसेट थे, अगर आपने करंट लायबिलिटी पे कर दी तो अब आपके पास नए करंट एसेट कितने बचेंगे? आपके पास नए करंट एसेट बचेंगे 1,60,000। और फिर वो कह रहे हैं कि आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वाज 2:1। इस पेमेंट को करने के बाद करंट रेशियो 2:1 हो गया। मतलब न्यू करंट एसेट और न्यू करंट लायबिलिटी का रेशियो 2:1 है। आपसे कहा गया कि आप पता करके बताओ द साइज ऑफ करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल। आओ देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये मैंने भूमिका बनाई हुई है, आई हैव क्रिएटेड द बैकग्राउंड। इफ अ करंट लायबिलिटी of ₹40,000 is paid, then new current assets will be 2 lakh minus 40,000 यानी कि 1,60,000। ठीक, अगर आप करंट लायबिलिटी पे कर दोगे तो करंट एसेट भी तो कम होंगे, कैश कम हो जाएगा। न्यू करंट लायबिलिटी यही तो हमें पता करना है, तो इसकी जगह मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और इन्हें बताया कि ऐसा कर देने पर न्यू करंट रेशियो कितना हो गया? 2:1। ये देखो दिया है कि ऐसा कर लेने के बाद न्यू करंट रेशियो 2:1 था। तो हम कह सकते हैं कि न्यू करंट एसेट अपॉन न्यू करंट लायबिलिटी इज 2:1, यानी 1,60,000 अपॉन न्यू करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2/1। क्या हम न्यू करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं? यस, न्यू करंट लायबिलिटी निकालने के लिए इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी न्यू करंट लायबिलिटीज विल बी 80,000। राइट, न्यू करंट लायबिलिटीज आ गई हमारी। अब वो कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल बताओ पेमेंट के बाद। बेटा एक बात बताओ, नए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। न्यू करंट एसेट्स आर 1,60,000, न्यू करंट लायबिलिटीज आर 80,000। ऐसे में हमारा जो न्यू वर्किंग कैपिटल है वो कितना रहेगा? वो रहेगा 80,000 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। कहते हैं ऑल्सो डिटरमिन द साइज ऑफ दीज टू आइटम्स। दीज टू आइटम्स कौन से? करंट लायबिलिटी बतानी है और वर्किंग कैपिटल बतानी है बिफोर द पेमेंट वॉज मेड। वो कह रहे हैं पेमेंट से पहले बताओ क्या सिचुएशन रही होगी। तो बेटा एक बात बताओ, जब आपने पेमेंट नहीं किया था तब आपके पास करंट एसेट कितने थे? 2 लाख। और आपके पास करंट लायबिलिटी कितनी रही होगी? भाई करंट लायबिलिटी आपने पे करी है 40,000, पेमेंट के बाद देखो, पेमेंट के बाद ही 80,000 है, तो पेमेंट के बाद पहले कितनी रही होगी? बिफोर पेमेंट ऑफ द करंट लायबिलिटी ऑफ 40,000 करंट लायबिलिटी रही होगी 80,000 प्लस 40,000, यानी कि 1,20,000। बेटा पेमेंट के बाद ये लायबिलिटी कितनी है? 80,000। तो पेमेंट से पहले कितने की रही होगी ये लायबिलिटी? 1,20,000। और ओरिजिनल करंट एसेट ये तो हमें पता ही है, ये कितने हैं? 2 लाख। राइट। अब
तो हमने ओरिजिनल करंट लायबिलिटी निकाल ली। ओरिजिनल वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? ओरिजिनल करंट एसेट्स में से ओरिजिनल करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। ओरिजिनल करंट एसेट्स 2 लाख, ओरिजिनल करंट लायबिलिटी 1,20,000, तो ओरिजिनल वर्किंग कैपिटल कितनी? 80,000 रुपीज़। वर्किंग कैपिटल उतने की उतने। इसी के साथ बेटा वी हैव डन मेनी इलस्ट्रेशंस टुडे बेस्ड ऑन योर क्या कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, and with this we come to the end of our lecture. Please like the video, share it, subscribe it and hit the bell icon to turn on notification. Namaste, keep learning, thank you, bye bye.